हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सभी। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है और हमने डिराइव किया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए व्हेन इट इज गिवन दैट बी अकर्ड दैट इज डिनोटेड बाय पी ए बाई बी। और कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा पी ए बाई बी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और ये हमने देखा था कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, आइदर दैट इज इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली, और चाहे हमारा सैंपल स्पेस फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में एक्चुअली हम क्या चेक करते हैं कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन लीड मिल रहा है तो क्या उसका फायदा हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरे सेंस में अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस को हम क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। कि अर्लियर जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते थे, इन दैट सिचुएशन हमारा सैंपल स्पेस क्या होता था, एस होता था, कंप्लीट। और जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकाल रहे हैं, देन हमारा सैंपल स्पेस क्या हमारे पास बी है। दिस इज आवर सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा सैंपल स्पेस बी है तो क्या ए की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी उसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे लेक्चर्स को देखने के बाद आपके लिए असाइनमेंट मिलेगा जिसको आपको करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्यूरेट किया है। इफ द एरिया ऑफ येलो रीजन, ये जो येलो रीजन है हमारे पास, इसका एरिया दिया हुआ है कितना हमारे पास, 16 स्क्वायर यूनिट्स। 16 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज 4 स्क्वायर यूनिट्स and the area of red region is also 4 square units, और एरिया ऑफ द कॉमन रीजन बिटवीन ब्लू एंड रेड इज 1 स्क्वायर यूनिट। ये जो कॉमन रीजन है इसका एरिया कितना हमारे पास, 1 स्क्वायर यूनिट। इफ अ पॉइंट इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द येलो रीजन, इस येलो रीजन से हम रेंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, रेंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट पॉइंट लाई इन द रेड रीजन गिवन दैट इट इज ऑलरेडी नोन टू लाई इन द ब्लू रीजन। मीन्स हमें क्या दिया हुआ है कि वो जो पॉइंट है ये गिवन है कि वो ऑलरेडी ब्लू रीजन में लाई कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज है कि वो रेड रीजन में भी लाई करे। कहने का मतलब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, इस पर्टिकुलर रीजन की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। किसमें, ब्लू रीजन में, क्योंकि यही रीजन दोनों के बीच में कॉमन है। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है, उसको मैं समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ येलो रीजन दिया हुआ है। एरिया ऑफ येलो रीजन, येलो रीजन दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन that is 4 square units. What is the area of blue region, blue region that is also 4 square units, और area of common region between blue and red, common region between blue and red, वो भी हमारे पास कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट्स वो दिया हुआ है। ठीक है, अब बताओ कि आप रेंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो। अगर मैं पूछूं क्या ये हमारे पास जो है क्या क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज के ऊपर है, नहीं। क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज में हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो हम इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज या फिर इक्वली लाइकली की तरह ट्रीट करके नहीं सॉल्व कर सकते। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली सोचो कि प्रोबेबिलिटी एक तरीके से ये भी बताता है कि हम जो इवेंट्स निकाल रहे हैं उसका वेट कितना है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉइंट्स ब्लू रीजन में लाई करे, दैट इज एरिया ऑफ ब्लू रीजन अपॉन टोटल एरिया। तो
प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट्स विल लाई इन ब्लू रीजन दैट इज इक्वल टू, क्या हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन अपॉन एरिया ऑफ क्या, येलो रीजन। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन 4 स्क्वायर यूनिट्स है, एरिया ऑफ येलो रीजन हमारे पास 16, 1/4। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पेस यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। यस, ठीक। नेक्स्ट है, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट्स विल लाई इन रेड रीजन। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन अपॉन क्या, एरिया ऑफ येलो रीजन। तो वो भी हमारे पास कितना है, 4/16, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4। What is the probability that points lies between blue and red region, मीन्स ब्लू इंटरसेक्शन रेड। तो कितना एरिया कॉमन है ब्लू और रेड के बीच में, 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ कॉमन रीजन अपॉन एरिया ऑफ येलो रीजन तो दैट इज नथिंग बट 1/16। ठीक है, अभी तक जो भी हमारे पास था उसमें सैंपल स्पेस अगर देखोगे तो पूरा का पूरा येलो रीजन है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन द रेड रीजन गिवन दैट इट इज ऑलरेडी नोन टू लाई इन ब्लू रीजन। दैट मीन्स हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट लाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन इट इज गिवन दैट पॉइंट लाइज इन ब्लू रीजन। ये हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, पी आर बाई बी इज नथिंग बट पी आर इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो what is PR intersection B here, 1/16. What is PB here, 1/4. That is equal to 1/4. मीन्स हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट्स लाइज इन रेड रीजन, इट इज गिवन दैट इट इज ऑलरेडी इन ब्लू रीजन, इक्वल टू 1/4। और अर्लियर हमारे पास रेड रीजन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी कि वो पॉइंट्स रेड रीजन में लाई करे, 1/4। दोनों सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने सैंपल स्पेस बी पे भी फिक्स में से रिड्यूस किया ना, तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गेन नहीं मिला। वहां पे भी हमारे पास वो पॉइंट रेड रीजन में लाइज करने की सेम प्रोबेबिलिटीज 1/4 है। आगे हम देखेंगे कि इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो ठीक है, अभी के लिए भूल भी जाओ कि हमें पी आर बाई बी कैसे निकाला, हमने नहीं निकाला। सिंपल सोचो कि हमें ये देखना है कि वो जो पॉइंट्स है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटीज है कि वो इस रीजन, कॉमन रीजन में लाई करे, किसके रिस्पेक्ट में, ब्लू रीजन के रिस्पेक्ट में लाई करे। तो हम अगर ये निकाले भी तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉमन रीजन अपॉन एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉमन रीजन हियर, 1। व्हाट इज द एरिया ऑफ ब्लू रीजन हियर, 4। दिस इज आल्सो नथिंग बट सेम, क्योंकि हम यही निकाल रहे हैं कि हमें गिवन है कि वो पॉइंट्स ब्लू रीजन में लाई करेगा। अब बताओ कि उसकी प्रोबेबिलिटीज रेड रीजन में क्या है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का चलो ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, और वी कैन से दैट वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूलाज। बट अगर इस इंट्यूशन से भी हम काम करें तो सेम ही चीजें आएंगे, कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम दिखाना चाह रहे थे यहाँ पे ये एग्जांपल लेके कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फॉर्मूलाज इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। हमें ये दिया हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है,
तो हमें पी ए बाई बी निकालना है, मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज गिवन दैट बी इवेंट्स अकर्ड। तो क्या हो जाएगा पी ए बाई बी, दैट इज नथिंग बट पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। What is P A intersection B given here? 4 by 13. What is PB? 9 by 13. Then your probability sum will becomes 4 by 9. अब बताओ क्या यहाँ कोई इंफॉर्मेशन गेन हुआ अगर हमने अपना सैंपल स्पेस B पे कर दिया तो? अर्लियर हमारे पास A की प्रोबेबिलिटी 7 by 13 थी, अब हमारे पास 4 by 9 आ गई। 7 by 13 और 4 by 9 में कौन ग्रेटर है? तो 9 6 जा 63, 13 4 जा 52, तो हमारे पास यही ग्रेटर था, तो हमें कोई इंफॉर्मेशन गेन नहीं हुआ और हमारा लॉस हुआ अगर हम बी पे सिंक करें तो। सिमिलरली मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी बाई ए, और चेक करो कि क्या कोई इंफॉर्मेशन गेन है या नहीं, गेन है या नहीं। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट दिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, लेकिन समटाइम्स ना कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूँ यहाँ पे। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। कि हमारे पास एक फैमिली है, उसमें 2 चिल्ड्रन है। अब 2 चिल्ड्रन कैसे कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अब मैथ्स में अगर एक बात बोलूँ ना, तो मैथ्स में एक जो बायोलॉजिकल केस होता है ना, उसको हटाओ, एक आइडियल केस पे ध्यान देना कि बच्चा या तो गर्ल्स होगा नहीं तो बॉयज होगा, और थर्ड किसी जेंडर के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, देन तो हमारे पास प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे कि वो चिल्ड्रन कैसे कैसे हो सकता है। आप बोलोगे सर दोनों बॉयज हो, बिल्कुल सही, एक बॉयज हो एक गर्ल्स हो, और हमारे पास क्या हो, दोनों गर्ल्स हो। क्या इसके अलावा और कोई केस होगा? यस, यहां पे एक चीज हम मिस कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डर। क्या वो दोनों ऐसा, जब हमने बीजी लिया तो इसका मतलब अगर मैं ये मानूं कि बॉयज का एज गर्ल्स के एज से ग्रेटर है, देन एक और हो सकता है जीबी, जहां पे गर्ल्स का एज बॉयज से ग्रेटर हो। ठीक है, तो इस दोनों को आपको डिफरेंट केस यहां पे लेना है। ऑर्डर मैटर हियर। जैसे हम 3 डाइस को थ्रो कर रहे थे, तो 3 डाइस को थ्रो कर रहे थे या 2 डाइस को थ्रो कर रहे थे, या सब सोचो 2 कॉइन्स को थ्रो कर रहे थे, तो वहां पे भी ऑर्डर हमारे पास था ना कि हैड हैड, हैड टेल्स, टेल हैड, टेल टेल। यहां पे भी हम इसको फर्स्ट कॉइन मान रहे थे, इसको सेकेंड कॉइन मान रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको सोचनी है, या इस कंफ्यूजन को दूर करके रखो। हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। ओके, हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर दोनों हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास ए है जहां पे बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज, तो इसके लिए सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली बी बी। नेक्स्ट हमारे पास है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, नेक्स्ट हमने बी मान लिया, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, वन ऑफ देम इज बॉय। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय क्या होगा, बीजी, जीबी एंड बीबी। अब क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। अब हमारा सैंपल स्पेस ये हो गया है, हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ये चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। चलो निकाल लेते हैं, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी हियर, ए इंटरसेक्शन बी ओनली बी बी,
इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टोटल हमारे पास कितने, हमारे पास सैंपल स्पेस में हमारे पास आउटकम्स हैं 4. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हियर, दैट इज 3/4. पुट करो, निकाल लो. 1/4 अपॉन 3/4 दैट इज 1/3. और अब बेसिक इंट्यूशन से भी सोचोगे ना कि जब हमारे पास सैंपल स्पेस ये है और ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी हियर, सेम 1/3. और जब तक बोला जाए नहीं ना कि इक्वली लाइकली है या नहीं, यू हैव टू एज्यूम दैट आवर आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. ठीक है, हम ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हमारे पास आउटकम्स इक्वली लाइकली ना हो. अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box. One card is drawn at random. If the number drawn is greater than 3, find the probability that it is even. सबसे पहले ना हमेशा ये आइडेंटिफाई करो कि कौन हमारा A है, कौन हमारा B है और हमें क्या निकालना है. तो सबसे पहले सोचो कि हमारे पास क्या है. अगर मान लेते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 3 हमारे पास A है, देन हमें निकालना है कि इट इज इवन B है ये हमारे पास. तो हमें क्या निकालना है, क्या गिवन है. इफ द नंबर ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3, इट इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड दैट दैट नंबर इज इवन. मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A निकालना है. ठीक है, फिर से समझाता हूं. इफ द नंबर ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3, देन वी हैव टू फाइंड दैट इट इज इवन. दैट मीन्स ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. तो जो सैंपल स्पेस हो गया वो नीचे और जिसको निकालना है वो ऊपर. तो दिस विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA. ठीक है, 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10. One card is drawn at random, means all cards are equally likely. Then क्या प्रोबेबिलिटीज होगी कि वो कार्ड्स हमारे पास ग्रेटर देन 3 हो. ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर कितने कार्ड्स होंगे, 7. टोटल कितने हैं, 10. 7/10. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हमारे पास उसमें से, अब सोचो कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B, कहने का मतलब क्या हो कि ऐसे कितने हैं 3 से ग्रेटर दैट आर इवन. तो कौन कौन है हमारे पास, हमारे पास हैं 4, 6, 8, 10, 4 कार्ड्स. तो 4/10 हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A दैट इज 4/10 अपॉन 7/10 दैट इज इक्वल टू 4/7. और ऐसे भी सोचो कि ये 4 नंबर्स इस 7 नंबर्स में क्या है, हमारे पास इवन है, देन 4/7. दोनों तरीके से आप सोच सकते हो. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अभी तक जो भी है हमारे पास है ना, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जहां पे इक्वली लाइकली ना हो. तो इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 430 आर गर्ल्स. 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12. तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, 1000. हमारे पास कितने गर्ल्स हैं, जो कि हमारे पास गर्ल्स हैं 430. कितने गर्ल्स हैं जो कि हमारे पास 12th में स्टडी करते हैं, 12G. दैट इज इसका 10%, दैट इज 430 इंटू 10/100 दैट इज 43. अब आगे find the probability that a randomly selected students studies in class 12 given that the student is girl, or given that the selected student is girl, given that the selected student is girl. अब सबसे पहले मैंने क्या आइडेंटिफाई करने बोला, ये आइडेंटिफाई करो कि हम जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं जिस इवेंट का, वो किस में निकाल रहे हैं. तो हम निकाल रहे हैं कि एक रेंडमली हम एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं. रेंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स स्टडीज इन क्लास 12. ठीक है, हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेंडमली स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास 12 गिवन दैट द स्टूडेंट इज गर्ल. गर्ल में निकाल रहा है. ठीक है, तो एक बात बताओ कि हमारे पास ऐसे कितने गर्ल्स हैं
जो कि 12th में पढ़ते हैं? 43 43 ही है। ऐसे कितने गर्ल्स हैं जो 12th में पढ़ते हैं? 43। टोटल कितने गर्ल्स हैं हमारे पास? 430। तो हमें क्या निकालना? परसेंटेज ऑफ that students to be selected, means randomly selected students studies in class 12 given that the selected student is girl। ऑलरेडी बताया गया है कि आप जो सेलेक्ट किए हो वो गर्ल्स ही है। अब ये बताना है कि वो 12th में पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली हमें जो 12th में, इसमें जो भी 12th में पढ़ेगी वो ऑब्वियसली गर्ल्स ही होगी, होगी ना। तो मेरे को यही सोचना है कि हमें बोला गया है कि आपका सैंपल स्पेस अब गर्ल्स हो गया ना गर्ल्स। अब उस गर्ल्स में बताओ कि वो स्टूडेंट 12th में पढ़ता हो, तो ऑब्वियसली वो जो स्टूडेंट आएगी वो भी गर्ल ही होगी। तो हमें ये देखना है, अगर हम दूसरे तरीके से बात करें इस क्वेश्चन को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th एंड गिवन दैट द स्टूडेंट इज गर्ल, तो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 जी अपॉन जी। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, हमारे स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 430 जो है गर्ल्स हैं। इसमें से जो 12th में पढ़ते हैं ना, वो हमारे पास ये है, 12th में पढ़ने वाले ये हमारे पास, और इस दोनों में कॉमन कितने हैं? 43 गर्ल्स। अब मैंने क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द randomly selected students studied in class 12 given that the student is girl, वो स्टूडेंट गर्ल है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट इज स्टडीड इन क्लास 12 गिवन दैट दैट स्टूडेंट इज गर्ल, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 इंटरसेक्शन जी अपॉन क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो व्हाट इज 12 इंटरसेक्शन जी? यहाँ पे हमारे पास 43। अब व्हाट इज द हमारे पास टोटल कितने हमारे पास? 430। तो दैट इज नथिंग बट 1/10। अब लोग सर आपने प्रोबेबिलिटीज थोड़ी फाइंड किया। अरे भाई टोटल से डिवाइड होगा तो 1000 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब मैं इसको अच्छे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब बोलो सर यहाँ आपने 12G लिया, यहाँ 12 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12G भी हमारे पास यही है। ठीक है, चलो ठीक है, आपके लिए हम 12G को हटा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 12th इंटरसेक्शन जी। ऐसे गर्ल्स जो 12th में पढ़ते हो, ऐसे गर्ल्स जो 12th में पढ़ते हो। ठीक है, दीज आर 12। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स हियर? दैट इज 430 by 1000। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 intersection G here? That is 43 by 1000। देन हमें ये निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे तो अल्टीमेटली देखोगे 1/10 ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A coin is tossed. If head appears, the coin is tossed again. If tail appears, a dice is thrown. Find the probability that the dice shows a number greater than 4 given that at least one tail occurs. ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को हमने टॉस किया है। द कॉइन इज टॉस्ड अगेन इफ टेल अपीयर्स, अगर टेल अपीयर करेगा उस कॉइन में तो उसको अगेन कॉइन को टॉस करेंगे। ठीक है, अगर हमने कॉइन लिया, उसको टॉस किया, तो हमारे पास आइदर टेल आ सकता है, आइदर हेड आ सकता है। तो अगर सोचो कि इफ टेल अपीयर्स, अगर हम क्या करेंगे, सॉरी, इफ हेड अपीयर्स द कॉइन इज टॉस्ड अगेन। सॉरी, अगर हेड आएगा तो हम कॉइन को अगेन थ्रो करेंगे, टेल्स आएगा तो हम क्या करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे। तो सोचो कि अगर हेड आया, फिर से हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, देन आइदर हमारे पास टेल आ सकता है, नहीं तो हेड आ सकता है। अगर हमारे पास टेल आया है
तो हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है, इधर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे। अब लोग सर एक HT हो सकता है, एक HH हो सकता है, एक T1 हो सकता है, एक T2 हो सकता है, एक T3 हो सकता है, एक T4 हो सकता है, एक T5, एक T6। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर जो हम जनरली गलती कर सकते हैं, ये एज्यूम करके कि ये सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। क्या ये सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं? ये ट्री मैं इसलिए बना रहा हूं उसी को शो करने के लिए। अब सोचो कि अगर मैं पूछूं कि इसका आउटकम्स कितना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट HT विल कम, तो HT कैसे आएगा? HT के लिए सबसे पहले हेड आना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हियर? 1/2, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हियर? 1/2। तो अभी तक टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हेड में अगर टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट HT विल कम? HT आए इसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है? तो HT कब आएगा? तो HT आने के लिए सबसे पहले हेड आए, फिर टेल आए हमारे पास, ठीक है। तो इस हेड के बाद हमारे पास टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटीज भी कितनी है? 1/2। तो मैं पूछूं कि HT की प्रोबेबिलिटीज कितनी है देन हमारे पास, तो इस 1/2 में इसकी प्रोबेबिलिटीज 1/2 है, देन HT की प्रोबेबिलिटीज 1/4 हुई। या सिंपली सोचो कि HT के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए? HT के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस होना चाहिए HT, TH, HH, TT। इसमें HT आएगा ना, तो इसमें HT आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। अगेन सेम, इस H के बाद H आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगेन 1/2। तो इस 1/2 में 1/2, दैट इज नथिंग बट 1/4 हियर। सेम, टेल के बाद आपने डाइस फेंका, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो इस 1/2 में 1/6 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/12। इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पे अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई सॉज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट एटलीस्ट 1 टेल्स अकर, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां पे अपने दो इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक इवेंट्स हमने ए माना कि डाई सोज नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? डाई सोज नंबर ग्रेटर देन 4, तो T5, T6। नेक्स्ट हम बी इवेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हम क्या ले रहे हैं। तो बी ले रहे हैं कि दैट द डाइस शोज अ नंबर, चलो ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल्स अकर, एटलीस्ट 1 टेल्स, एटलीस्ट 1 टेल्स। तो हमारे पास बी का हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके फेवर में हमारे पास एटलीस्ट 1 टेल्स, तो ये सारे हमारे पास, तो HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, इट इज गिवन दैट दिस अकर्स, ठीक है। दैट मीन्स हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B कि डाइस शोज द नंबर ग्रेटर देन 4, इट इज गिवन दैट एटलीस्ट 1 टेल्स अकर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब बताओ A इंटरसेक्शन B क्या है? तो A इंटरसेक्शन B अगर हम निकालेंगे तो दैट इज नथिंग बट T5, T6। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्या आप उस सिचुएशन में 2 अपॉन ये पूरा 8 कर दोगे? नहीं, क्योंकि दी आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। तो हम क्या करेंगे? तो सिंपली दीज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, तो हम बेसिक चीजें पे आ जाएंगे कि किसी भी इवेंट्स में
का जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके जो आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम होती है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 हियर? T5 की प्रोबेबिलिटीज कितनी है हमारे पास? 1/12। तो 1/12 प्लस 1/12 which is equal to 1/6। What is the probability of B here? B हमारे पास क्या है? तो B ये सारे हैं, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये सभी की प्रोबेबिलिटी हर किसी की 1/12 है, इसकी लेकिन कितनी है? 1/4। यहाँ पे देखो 1/4। तो हम क्या करेंगे? सारे सिम आउटकम्स का सम मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बाकी हर किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12 इंटू 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? 3/4। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B दैट इज नथिंग बट दिस ईयर। तो ये हमारे पास 1/6 है अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा? 3/4। इससे सिंप्लीफाई कर लो, वही हमारा आंसर है। कितना जगह सिंप्लीफाई करके? 1/6 इंटू 3 इंटू 4 2 3 2/9 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के लिया जहां पे आपके पास आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो इसको नोट करके लिखो, आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इन अ क्लास 30% स्टूडेंट्स fail in English, 20% students fail in Hindi, 10% students fail in English and Hindi. A student is chosen at random, then what is the probability that he will fail in English if he has failed in Hindi? Means हमें निकालना probability of a student that will fail in English, it is given that he has failed in Hindi, ये निकालना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ H। So what is the probability that students failed in English? That is 30%, that is 30/100. What is the probability that students failed in Hindi? That is 20%, 20/100. What is the probability of that students failed in both English and Hindi? That is 10%, 10/100. तो इसमें पुट करना है, निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बस ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ये आइडेंटिफाई करना धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अब तक आप सीख गए होगे। ठीक है, कि हमें देखो जो पहले बोली ना कि जो गिवन है इफ ही हैज फेल्ड इन हिंदी वो नीचे आएगा बॉटम, और जो हमें निकालना है वो टॉप पे आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो 10/100 अपॉन 20/100 मीन्स 1/2। देख रहे हो कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में हमारे पास, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हिंदी में फेल कर चुका है वो इंग्लिश में फेल करे, उसकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास 50% है। मीन्स 50% जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल किए हैं वो हमारे पास, और हिंदी में जो फेल किए हैं वो इंग्लिश में भी फेल किए होंगे। ठीक है, ये हमारे पास, तो यहाँ इंफॉर्मेशन गेन हो रहा है। अब हम दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चंस को खत्म करके फिर इस लेक्चर्स को खत्म करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा लेक्चर्स 40 मिनट तक रहे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चंस हमारे पास हमने देखी थी, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास सैंपल स्पेस बाय ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी बाय बी, दिस ऑल आर नथिंग बट 1। और हमने क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी, that is nothing but probability of conditional probability of A when C occurred plus conditional probability of B when C occurred minus conditional probability of A intersection B when C occurred। और लास्ट में हमने देखा था probability of A dash या A complement when B occurred is nothing but 1 minus conditional probability of A when B occurred। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी लास्ट क्लास में, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है,
स्पेशली लास्ट 2 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ कि अ डाइस इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड, सॉरी डाई इज सिंगुलर, डाइस इज प्लूरल। तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ई हमारे पास दिया हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हियर, ई 3/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हियर, 2/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हियर, हम सबसे पहले सब निकाल लेते हैं, 4/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हियर, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन है, तो ओनली 3, 1/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी हियर, एफ और जी में क्या कॉमन है, तो 2 3, 2/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में क्या कॉमन है भाई, तो ई और जी में भी 2 कॉमन है, 2/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ई एफ जी में क्या कॉमन है कुछ कॉमन, यस 3 कॉमन है, तो 1/6, ये तीनों चीज हमने निकाल ली। अब जैसे जिसकी जरूरत होगी उसको यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, पी ई अपॉन एफ एंड एफ बाई ए। सबसे पहला पी ई बाई एफ मीन्स कंडीशनल प्रोपर्टीज ऑफ ई व्हेन इट इज गिवन दैट एफ अकर्ड, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्या है पी ई इंटरसेक्शन एफ, 1/6 अपॉन पी एफ कितना है, 2/6, तो दैट इज नथिंग बट 1/2। इसी में हमें निकालना है कंडीशनल प्रोपर्टीज ऑफ एफ व्हेन इट इज गिवन दैट ई अकर्ड, तो दैट इज नथिंग बट पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हमारे पास 1/6, व्हाट इज पी ई हियर, पी इज 3/6, तो दैट इज नथिंग बट 1/3। तो ये भूल कर भी मत गलती करना कि पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी एफ बाई ई। हम देखेंगे कि ये किस सिचुएशन में इक्वल होगा, ये आप गलती मत करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक बोल रहा है कि कंडीशनल प्रोपर्टीज ऑफ ई व्हेन इट इज गिवन दैट एफ अकर्ड, एक बोल रहा है कि कंडीशनल प्रोपर्टीज ऑफ एफ व्हेन इट इज गिवन दैट ई अकर्ड, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि पी ई बाई जी एंड जी बाई ई, सेम चीजें निकालनी है, पी ई बाई जी एंड पी जी बाई ई। व्हाट इज पी ई बाई जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। What is probability of E intersection G, that is 2/6, and what is probability of G, 4/6, 2/6, 4/6, that is nothing but 1/2. This will nothing but probability of G intersection E upon PE. What is G intersection E here? G intersection E, तो 2/6. What is PE here? 3/6. देख रहे हो यहां पे भी इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। लास्ट थर्ड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, तो दिस विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। क्या हमने पी ई बाई जी निकाला हुआ है, यस यहां निकाला हुआ है 1/2। क्या एफ बाई जी निकाला है, नहीं एफ बाई जी नहीं निकाला, तो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, माइनस ये भी नहीं निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस व्हाट इज एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी हमारे पास कितना है देख लो, ये चीजें क्या हो गई, होता है कभी कभी, आजकल मेरा लैपटॉप ना धोखा दे रहा है, गायब कर दिया क्या, नहीं चलो ठीक है,
चलो हम देखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन। आजकल विंडोज़ तंग कर रहा है जानबूझ के, हमें पता है क्यों तंग कर रहा है। हमें बोल रहा है आप सब्सक्रिप्शन लो, बट मैं नहीं लूँगा। पी एफ इंटरसेक्शन जी ही है। व्हाट इज पी एफ इंटरसेक्शन जी? हमें निकालने थे यहाँ पे। यस, एफ इंटरसेक्शन जी इज 2/6, 2/6 अपॉन पी जी। व्हाट इज पी जी हियर? 4/6, 4/6 माइनस व्हाट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी? इसी के लिए तो निकाले थे, 1/6 अपॉन पी जी 4/6, 1/6 अपॉन 4/6, देन 1/2 प्लस 1/2 माइनस कितना 1/4, दैट इज नथिंग बट 3/4। अब हमें क्या निकालना है एक और इसमें लास्ट, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो व्हाट इज द आंसर हियर? तो पी लास्ट वन, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी हमने निकाला, ये आया था हमारे पास, दैट इज 1/4। तो इस लेक्चर्स में ये सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चंस हमने टोटल प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जे मेंस एंड जे एडवांस के PYQs लेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। उसके भी नेक्स्ट लेक्चर्स हमने वही करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 12 से हम देखेंगे नॉट लेक्चर नंबर 12, 13 से देखेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का ही पार्ट है। इसके बाद देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, फिर बेस थ्योरम, फिर आगे जो भी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर्स को पूरा देखने के लिए थैंक यू। इस लेक्चर्स में हमने सीखा कि जब हमारे पास आउटकम्स हमारे पास इक्वली लाइकली ना हो या फिर हमारे पास सैम्पल स्पेस इनफाइनाइट हो तो सिचुएशंस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। और हमने ये समझा कि कब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी में ए किसको लेंगे, बी किसको लेंगे। तो हमने ये सीखा कि जो भी गिवन दैट होगा वो हमेशा बॉटम में आएगा और जिसको निकालना हो वो हमें टॉप में आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर्स को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और असाइनमेंट जरूर सॉल्व करना, इस लेक्चर्स के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा पिन किया हुआ, ठीक है। और वीडियोस को जितना हो सके अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, बाय।